हेलो ऑल एंड वेलकम बैक। तो हम लोग जनरल स्टडीज़ के पेपर नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर नंबर का 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड की चीज़ों को कवर करता है। इसके सिलेबस को अगर गो थ्रू करेंगे तो सिलेबस में जो चीज़ें लिखी गई हैं या बुक्स में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो बहुत थ्योरेटिकल बेसिस पर है, लेकिन जब हमें क्वेश्चंस लिखने होते हैं तो बहुत ही अप्लाइड बेसिस का होता है। तो एथिक्स को समझने के लिए बेस्ट तरीका होगा क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस के माध्यम से हमें कंसेप्ट की क्लैरिटी भी होगी, उस कंसेप्ट को यूज़ कैसे करना है ये भी समझ में आएगा, और प्लस साथ ही साथ में क्वेश्चन को लिखना कैसे है ये भी आ जाएगा। और अल्टीमेटली हमारा मेन एम भी यही है कि हम क्वेश्चंस को लिखेंगे कैसे। अब एथिक्स के क्वेश्चन को लिखने का तरीका बड़ा ही सब्जेक्टिव होता है और वो एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट डिफर करते रहता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं और अपने जो मार्क्स है उसको और बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है वर्ड लिमिट को लेकर के। वर्ड लिमिट बहुत कम होती है, 125 शब्द या फिर 200 शब्द। तो जो हमें लिमिट दी जाती है उसमें काफ़ी कुछ लिमिटेशन कर दी जाती है, और उस लिमिटेशन के दौरान में एक्सप्रेस करना और क्वेश्चन को एड्रेस करना ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसको लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इसको एथिक्स के आंसर को लिखने के लिए 3-4 तरीके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले तो आंसर का एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे कि हमारे आंसर का फ्लो किस तरीके का होना चाहिए। यानी हम लोग पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसकी स्ट्रक्चरिंग कर लेंगे। स्ट्रक्चरिंग करने में अब हर चीज़ को लिखा नहीं जा सकता है, और इस वजह से हम लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में भी बनाएंगे। फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम के फॉर्मेट में हम लोग बना बना करके इसको एक्सप्लेन कर देंगे। जब भी हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं या फिर चीज़ों को दिखाते हैं तो हमें अपने आप को जस्टिफाई भी करना होता है कि जो भी बातें बोली जा रही हैं वो किस तरीके से, मतलब ऑथेंटिकेट कैसे हो रही हैं। तो ऑथेंटिकेट करने के लिए हम लोग कुछ यहाँ पर फिलोसोफर्स का भी इस्तेमाल कर देते हैं, इनके व्यूज़ का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि ऐसे कोई कंपल्सरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप फिलोसफर्स के व्यू को लिख देंगे तो काफ़ी ऑथेंटिकेटेड आंसर बन जाता है। फिर इस ऑथेंटिकेटेड आंसर में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स और लिख देते हैं तो इससे और ज़्यादा आंसर हमारा वाइब्रेंट बन जाता है। और मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो एथिक्स का पेपर है ये बहुत ही जनरल सब्जेक्ट है, और इसलिए हम लोगों को यहाँ पर जनरल लैंग्वेज, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज यूज़ करनी होती है, कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी होती है। सो एक सिंपल टर्म में लिखा हुआ अगर हम सिंपल चीज़ों को देखें तो एक बड़ा ही आसान और बहुत ही ल्यूसिड सा आंसर हम लोगों को लिखना होता है हमारे एथिक्स के पेपर में। अब 1 बाय 1 करके जरा क्वेश्चंस को पहले समझ लेते हैं, और ये जो हम लोगों ने यहाँ पर ये पूरा का पूरा तरीका अपनाया, इसी तरीके के बेसिस पर अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे, और साथ में लास्ट में एक आंसर भी देख लेंगे मॉडल आंसर के तौर पर कि क्या हम लोग इसमें लिखा जा सकता है, किस तरीके से लिख सकते हैं। समझने पर फोकस करना है और फिर प्रैक्टिस भी साथ ही साथ में करना है। अब देखिए क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं। क्वेश्चन जो लिए गए हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चन से लिए गए हैं। सो क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉरल इनसाइट। मॉरल इनसाइट से आप क्या समझते हैं। आगे यहाँ पर बोला रहा है हाउ डज इट हेल्प इन मॉरल सिचुएशन ऑफ सिविल सर्वेंट। कैसे ये सिविल सर्वेंट के मॉरल सिचुएशन में ये हेल्प करता है, किस तरीके से ये हेल्प करता है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है कि आखिर में मॉरल इनसाइट होती क्या चीज़ है। तो हमें सबसे पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा कि मॉरल इनसाइट क्या चीज़ होती है। किसी भी चीज़ की इनसाइट का मतलब क्या होता है, उसको आत्मसात कर लेना, यानी उसको अपने अंदर में रख लेना। और यहाँ पर हम लोग क्या रख ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोग रख ले रहे हैं हमारी मोरल वैल्यूज़ को लेकर के। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक टर्म है जिसको हम लोग बोल रहे हैं वैल्यूज़। सो वैल्यूज़ क्या होती है। वैल्यूज़ का मतलब होता है जो हमारी खुद के गुण होते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल सेंस में बोल सकते हैं कि ये एक तरीके की ह्यूमन ट्रेट्स हैं। ह्यूमन ट्रेट्स मतलब हर एक बंदे की कुछ खास बातें होती हैं। खास बातों में जैसे बंदा ईमानदार हो सकता है, बंदा इंटीग्रिटी का हो सकता है, बंदा अपनी बात का हो सकता है, वो सच बोलने वाला हो सकता है, झूठ बोलने वाला भी हो सकता है, वो बंदा हार्ड वर्किंग हो सकता है, वो स्मार्ट हो सकता है, वो चैलेंजफुल हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकता है, एडवेंचरस हो सकता है। ये सब उसकी वैल्यूज़ के फॉर्मेट में आ जाती हैं। ये जो वैल्यूज़ हम लोगों ने देखा वो एक तरीके की ह्यूमन ट्रेट होती है। हर एक बंदे की कुछ खास बातें होती हैं, हर एक बंदे के अंदर में कुछ चीज़ें होती हैं। ये हमें यहाँ पर कह सकते हैं कि एक ह्यूमन ट्रेट के तौर पर देखने को मिल जाती हैं।
हमें यहाँ पर जो ह्यूमन ट्रेट के बारे में बात करनी है वो सिविल सर्विसेज को लेकर के बातें करनी है। तो यहाँ पर चूंकि सिविल सर्वेंट के बारे में बात की जा रही है तो हम लोग यहाँ पर अपने आप को लिमिटेड रखेंगे सिविल सर्वेंट्स के जो मॉरल वैल्यूज़ होते हैं या सिविल सर्वेंट्स के जो वैल्यूज़ होते हैं उन लोगों के उस पर। ये जो मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, बेसिकली वैल्यूज़ जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक वैल्यू हो सकती है जो हमारी एथिकल वैल्यू होगी और दूसरी एक और वैल्यू हो सकती है जिसे हम लोग बोल सकते हैं मॉरल वैल्यू। अब आखिर में दोनों में डिफरेंस क्या है या फिर एथिकल और मोरल में ज़रूरी क्या है? एथिकल का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरीके से निभाना, यानी कि आप जिस जॉब में हैं जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नियमबद्ध तरीके से, जो भी आपके ऊपर में चीज़ें दी गई हैं, मतलब जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस टाइम फ्रेम में दी गई है उस टाइम फ्रेम में करना ही एथिकल जॉब होती है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि 9 AM to 5 PM कोई एक जॉब है, 9 to 5 PM। अब आप क्या कर रहे हैं, रोज़ सुबह 9 बजे पहुंच रहे हैं और शाम में 5 बजे आ जा रहे हैं। तो आप बेसिकली नियमबद्ध तो हैं, मतलब कि आप एथिकल तो हैं, लेकिन आप जा करके वहाँ पर इफ़िशियंट नहीं हैं। आप अपने काम को बहुत डीले कर रहे हैं या चीज़ों को बेवजह डीले कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप टाइम से आ जा तो रहे हैं, लेकिन जो आप वर्क कल्चर है और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं निभा रहे हैं। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना ही ये अपने आप में मोरालिटी, अगेंस्ट मोरालिटी जाता है। मतलब आप यहाँ पर एथिकल तो हैं लेकिन मॉरल नहीं हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में कोई एक पेशेंट आता है। इस पेशेंट को कोई एक ऐसी बीमारी है जो हॉस्पिटल में ट्रीट नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, मान लेते हैं कि आप ही हैं, और आप पेशेंट को सीधे बोल देते हैं कि देखो हमारे हॉस्पिटल में इस बीमारी का इलाज नहीं होता है। तो आप बेसिकली एथिकल हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप ईमानदार हैं, और आप ये ईमानदारी के साथ कह रहे हैं कि देखो इस हॉस्पिटल में यहाँ पर इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है। तो आप एथिकल तो हैं लेकिन आप मॉरल नहीं हैं। मॉरल कब होंगे? जब आप ये कहें कि हॉस्पिटल में देखो इस बीमारी का इलाज तो नहीं है, लेकिन आप परेशान ना होइए, आगे जा करके एक हॉस्पिटल और है, सो एंड सो उसका नाम है, और वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर इस बीमारी का बहुत अच्छा इलाज है। तो आप ऑनेस्ट होने के साथ साथ एक इंटीग्रिटी का भी जो बिहेवियर है, वो इंटीग्रिटी का बिहेवियर भी आपने शो किया। आपने सामने वाले के प्रति एक जो कंपैशन होनी चाहिए वो कंपैशन भी शो किया कि देखो ऐसा, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ, लेकिन चूंकि उस प्रॉब्लम का यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है तो मैं आपको सॉल्यूशन एक सुझा रहा हूँ कि आप वहाँ पर जा करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लीजिए। ये जो बिहेवियर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं मॉरल बिहेवियर। और ये जो वैल्यूज़ होती हैं जिसके थ्रू आपके ये सब एक्शंस निकल करके आ रहे हैं इसको बोलते हैं मोरल वैल्यूज़। और इन्हीं मोरल वैल्यू को जब हम इनकलकेट करके अपने एक्शंस में लेकर के आते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉरल इंसाइट। तो आखिर में क्या क्या ज़रूरत, मतलब क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए? तो हमारे सिविल सर्वेंट के अंदर में कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ होती हैं जो कि होनी चाहिए। जैसे कि एक वैल्यू होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रिटी, यानी बंदा इंटीग्रिटी का होना चाहिए। इंटीग्रिटी में ये बंदा सच बोल रहा हो, हार्ड वर्किंग हो, ऑनेस्ट हो, और साथ ही साथ में जब भी ये वर्क करे तो एक कंपैशनेट वर्क होना चाहिए। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी, ये जो अकाउंटेबिलिटी है ये अकाउंटेबिलिटी कई सेंस में होती है। अकाउंटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ देयर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्क्लोजिंग रिजल्ट्स, अकाउंटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग डिस्क्रिपेंसीज। तो एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रांसपेरेंट होते जा रहे हैं, और इस तरीके से जो ट्रांसपेरेंसी है वो आपके वर्क में, आपकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग में, और जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उन डिसीजन मेकिंग में हमें देखने को मिल जाती है। इनके अलावा कुछ और भी वैल्यूज हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब कोई भी अगर इवेंट होती है तो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहना, वीकर सेक्शन के प्रति तुरंत एक रिस्पॉन्सिव एक्शन शो करना, मतलब कि इनएफिशिएंट नहीं, इफिशिएंट वर्क के तौर पर हम पहले चीज़ों के लिए खड़े हो जाएं। जैसे एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर में बात करते हैं हर चीज़ को लेकर के ही। फिर इसके बाद से नेक्स्ट हमारे पास में एक और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की वैल्यू होती है। तो दिस इज पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, मतलब किसी भी
पॉलिटिकल पार्टी के प्रति बायसनेस नहीं शो करनी है, फेवर नहीं देना है, किसी के मतलब गिव एंड टेक की सिचुएशन में नहीं फंसना है। इसके अलावा कोर्टसी का मतलब हो गया कि अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसको आपने मतलब कि फैसिलिटेट करना है, उसको हम लोग अवार्ड देते हैं, प्राइजेस देते हैं और उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके अलावा एक और पार्ट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, ये कंपैशन, ये फेवरेटिज्म और कहीं ना कहीं एक इमोशनल एंगल के साथ में जुड़ी हुई होती है। तो ये कुछ हम लोगों ने सिविल सर्विसेज के जो वैल्यूज़ है, इन वैल्यूज़ पर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि क्या क्या वैल्यूज़ हमें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ को हम लोगों को डिफाइन तो करना ही है, साथ ही साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी हमें यहाँ पर दिखाने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात किया जाए, जैसे मान लो इंटीग्रिटी है। सो इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि एक बंदा अपने काम के प्रति कितना इंटीग्रल है, मतलब वो काम कितना कर रहा है। और इसके लिए आप लोगों ने एक एग्जाम्पल सुना होगा, कई सारे एग्जाम्पल है। जैसे एक एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा कि एक सिविल सर्वेंट थे आर्मस्ट्रॉन्ग पेम। तो दिस इज आर्मस्ट्रॉन्ग पेम। अब यहां पर सरकार ने रोड नहीं बनाई और रोड नहीं होने की वजह से तमाम लोगों को दिक्कत हो रही थी और इसके लिए इन्होंने 100 किलोमीटर की एक रोड बनाई थी जो कि मतलब सोशली फंडेड थी या फिर लोगों के वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर हमें देखने को मिली थी। और इससे जो रूरल प्लेस थी मणिपुर की, उसको नागालैंड और असम से फिर जोड़ने के मतलब कि जोड़ा गया था। तो ये एक इनकी इंटीग्रिटी को दिखा रहा है कि अगर मुझे डेवलपमेंटल वर्क करनी है, यानी कि मुझे लोगों के प्रति जो वर्क होनी चाहिए वो करनी है, तो अगर सरकार से अगर चीज़ें नहीं भी मिल पा रही हैं तो भी मैं वॉलंटियरली चीज़ों को कर सकता हूँ। और ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं लोगों के प्रति एक इंटीग्रिटी का ही बिहेवियर है। यहाँ पर ये बंदे कह सकते थे कि देखो सरकार के प्रति हमें बजट नहीं एलोकेट हो रहा है और उस वजह से रोड नहीं बन सकती है, लेकिन इन्होंने दूसरे एफर्ट्स लगाए, चीज़ों को देखा और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन की। फिर उसके बाद से इसी तरीके से रिस्पॉन्सिवनेस का एक एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी प्रयागराज में कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जामिनेशन को लेकर के कुछ यहाँ पर एजिटेशन हो गई थी, दंगा फसाद हो गया था। और दंगा फसाद के बाद फिर अल्टीमेटली तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के डीएम, वहाँ के जो भी पुलिस प्रशासन था, ये आ जाता है और फिर लोगों के साथ में एक वाद संवाद करता है और देखता है कि आखिर में क्या यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हो सकती हैं। सो जो अभी रिसेंट में जो प्रयागराज का केस हुआ था, इस प्रयागराज के केस को भी यहाँ पर आप चाहे तो दिखा सकते हैं। एक और यहाँ पर बात कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन को लेकर के कई बार दंगे फसाद होते रहते हैं और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिस्पॉन्सिबनेस होती है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली जाती है। तो एग्जाम्पल चलो प्रयागराज का ही काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को लेकर के भी ये केस यहाँ पर लिखा जा सकता है। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को लेकर के जैसे अशोक खेमका का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है और काफ़ी ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाता है। खेमका, यहाँ पर अशोक खेमका के बारे में हम लोग ये लिख सकते हैं कि इन्होंने मतलब जब कांग्रेस पार्टी इन पावर थी तो कांग्रेस पार्टी इन पावर में होने के बावजूद भी इन्होंने जो करप्शंस हो रहे थे डीएलएफ में या रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, उन करप्शंस को एक्सपोज किया था। और एक्सपोज करने के बाद में फिर अल्टीमेटली जो होता है, इन्होंने एक ट्रू नेचर ऑफ या फिर एक पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का जो ट्रेट होता है वो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का ट्रेट भी इन्होंने शो किया था। इसके अलावा कई सारे माफियाज वगैरह भी हैं, उन माफिया के खिलाफ में जाकर के दुर्गा शक्ति नागपाल का भी केस आप लिख सकते हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल इन्होंने भी सैंड माफियाज के खिलाफ में मतलब अपना एक्शन लिया था और वहाँ पर जो पॉलिटिकल नेक्सस एक बना हुआ था उसके खिलाफ में अल्टीमेटली इन्हें कई बार सस्पेंड करना पड़ गया था, मतलब इनको सस्पेंड किया गया था। और सस्पेंड इसीलिए किया गया था क्योंकि इन्होंने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया था इलीगल एक्शंस के खिलाफ में जो कि सैंड माफियाज यहाँ पर कर रहे थे। सो एक पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का भी केस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से कोर्टसी भी दे सकते हैं। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी तरीके की आग लग जाती है या फिर कुछ मतलब एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि तुरंत रिस्पॉन्सिव एक्शन शो करते हैं। वहाँ पर जो भी घायल है उसको तुरंत जा करके हॉस्पिटलाइज करना या फर्स्ट एड देना। तो इस तरीके से जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों को रिवॉर्ड करता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक यहाँ पर एक्ट मतलब कह सकते हैं कि पॉलिसी ही निकाली थी, समरिटन पॉलिसी। ये जो समरिटन पॉलिसी है ये एक तरीके की कोर्टसी पॉलिसी ही है। तो आप समरिटन पॉलिसी को यहाँ पर या समरिटन जो हमें स्कीम देखने को मिल जाती है, इस स्कीम के बारे में भी यहाँ पर बता सकते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर डाल सकते हैं कोर्टसी को लेकर के। इसी तरीके से हमारे पास ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी को लेकर के भी हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं कि हमारे पास में एक सिविल सर्वेंट थे
और इन्होंने अपने पूरी की पूरी जो क्या बोलेंगे, जो असेट्स थे उन असेट्स को पब्लिक कर दिया था। इनका नाम लिख लीजिएगा, यू सगयम। इन्होंने अपनी असेट्स को पब्लिक कर दिया था और दिखा दिया था कि पब्लिकली क्या क्या चीज़ें हमारे पास में हैं। इसके अलावा कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हालांकि वो सिविल सर्वेंट का एग्जाम्पल नहीं होगा, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जब ये अपनी प्रेसिडेंशियलशिप छोड़े थे, यानी अपने प्रेसिडेंट हाउस को जब इन्होंने ओपन वैकेंट किया था, तो इन्होंने भी पब्लिकली चीज़ों को बताया था कि कितना इनके पास कपड़ा है, कितनी बुक्स हैं, कितनी डॉक्टरेट की डिग्री एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें। तो ये हालांकि सिविल सर्विस का नहीं हुआ एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना है। इसके अलावा हम इमोशनल इंटेलिजेंस के भी एग्जाम्पल को देख सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के खिलाफ देखने को मिल जाता है। मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के खिलाफ कई बार हम लोगों ने देखा कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो चुनाव के दौरान में इलेक्शन ड्यूटी वगैरह लगती है या इलेक्शन जब होती है, तो वहाँ पर कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर है या फिर अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उनको एक अलग से लाइन में लगवाना, ट्रांसजेंडर के लिए अलग से व्यवस्था कराना, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लिए वो इमोशनल इंटेलिजेंस का एक तरीका होती हैं। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो सिंपल लाइन लगवा सकता है, 4 लाइन लगवा दी गई बिना किसी भेदभाव के, लेकिन वो भेदभाव एक्चुअल में नहीं, वो एक इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, क्योंकि हर एक बंदा कैपेबल नहीं होता है। तो इस मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को लेकर के भी यहाँ पर चीज़ें की जा सकती हैं। फिर इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी का एक ऑप्शन यहाँ पर है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं वो चीज़ पब्लिक स्पेस में होनी चाहिए, वो चीज़ आपको दिखनी चाहिए, लोगों के बीच में उसका संवाद आना चाहिए कि हम ये जो एक्शन लिए या कोई भी चीज़ अगर ले रहे हैं सो ये इसके पीछे का क्या रीज़न है या फिर क्यों लिया गया है। ऑब्वियसली सीक्रेट एक्ट के तहत रहते हुए जो पब्लिकली में चीज़ें अवेयर करने की है, पब्लिक में लाने की है, केवल और केवल वही होती हैं। और ये तमाम तरीके से हमें देखने को मिल जाता है सिविल सर्वेंट्स के फॉर्मेट में कि कोई भी एक्शन ली जाती है तो उसकी मीडिया ब्रीफिंग की जाती है, मीडिया में चीज़ों को ले करके आया जाता है कि आखिर में कोई काम किया गया है तो क्यों किया गया है। इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर एज अ सिविल सर्वेंट दिखा सकते हैं। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि सिविल सर्विस के वैल्यूज़ क्या क्या हैं, और हम लोगों ने ये देख लिया कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या यहाँ पर कोई फिलोसफर का व्यू भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या फिर नहीं। कई सारे हमें फिलोसफर्स के व्यू भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात किया जाए, सो वी हैव फिलोसफर्स के बारे में यहाँ पर लिख लेते हैं। चलो, सो दिस इज फिलोसफर्स। तमाम तरीके के फिलोसफर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अरिस्टोटल ने मोरल वर्च्यू के बारे में बात किया था, मोरल वर्च्यूज, और इन्होंने ये कहा था कि मोरल वर्च्यू इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये गोल्डन मीन इनको इन्होंने नाम दिया था। मोरल एक्शंस आर क्या होते हैं आखिर में, ये दो एक्सट्रीम के बीच की चीज़ें होती हैं और कहीं ना कहीं ये एक हमारे व्यक्तित्व के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि पर्सनालिटी ट्रेट के तौर पर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमें इमैनुअल कांत का भी आइडिया देखने को मिल जाता है मोरालिटी के ऊपर में। इन्होंने मोरालिटी को एज अ कैटेगोरिकल इंपरेटिव के तौर पर बात किया था। तो दिस इज कैटेगोरिकल इंपरेटिव। सोक्रेटिस का भी हमें यहाँ पर मेंशन देखने को मिल जाता है, सोक्रेटिस का यहाँ पर मेंशन देखने को मिलता है कि इन्होंने कहा कि देखो देयर इज ऑलवेज अ गुड और बैड इन एवरी एक्शन। हर एक एक्शन में गुड भी होता है, बैड भी होता है। अगर हम केवल और केवल एथिक्स पर ही फोकस करें, वर्च्यू एथिक्स पर ही केवल फोकस करें, तो कहीं ना कहीं वो एक कंप्लीशन नहीं होती है। और अगर उसमें मोरालिटी का भी एंगल जोड़ दिया जाता है तो ये एक अच्छा और कह सकते हैं कि अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम देखने को मिल जाती है। एंड इट इज़ ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अगर गुड लाइफ के लिए जीना है तो मोरालिटी इज़ इसेंशियल। तो यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से बोला कि मोरालिटी इज़ इसेंशियल फॉर गुड लाइफ, इसेंशियल फॉर गुड लाइफ। इसके अलावा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जे.एस. मिल का आइडिया, जहाँ पर इन्होंने यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के बारे में बात किया था। इन्होंने बोला था यूटिलिटेरियन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, मतलब मैक्सिमम बेनिफिट का यहाँ पर इन्होंने केस बोला था, मैक्सिमम बेनिफिट। और ये मैक्सिमम बेनिफिट ही कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट का एक मेन गोल होती है। इसके अलावा आप जॉन रॉल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज जॉन रॉल्स का जो आइडिया है वो है थ्योरी ऑफ जस्टिस को लेकर के, कि हमें जस्टिस मेंटेन करनी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब देखिए इन जरा फिलोसफर्स का यूज़ कैसे करना है इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। देखिए जब भी हम लोग लिख रहे होते हैं तो
फिलोसफर को ज़बरदस्ती नहीं लिखना होता है, वो हमेशा एक फ्लो में आना चाहिए। तो फ्लो में किस तरीके से आएगा? एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने इंटीग्रिटी शब्द को देखा, मैंने यहाँ पर इंटीग्रिटी को सबसे पहले ये दिखाया कि इंटीग्रिटी आखिर में होती क्या है और क्यों ये सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिविल सर्विसेज के लिए हम पहले इंटीग्रिटी को दिखा देंगे कि इंटीग्रिटी जो होती है इट इज़ एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, कंपैशन एंड ऑनेस्टी। ठीक है, तो इन सब के बाद में हमें इंटीग्रिटी देखने को मिल जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती है क्योंकि सर्विस डिलीवरी फॉर द पीपल हमें ये समझ में आती है, और जब सर्विस डिलीवरी होती है तो उससे फिर अल्टीमेटली वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमें देखने को मिल जाता आर्मस्ट्रांग पेन, जिन्होंने 100 किलोमीटर की रोड कंस्ट्रक्ट करवाई थी विदाउट द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, और ये पूरी तरीके से सोशली फंडेड था और इससे लोगों का एक वेलफेयर देखने को मिल जाता है। इस वेलफेयर से अल्टीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा कि वो अब लंबी दूरी तक ट्रैवल कर सकेंगे और आसानी से जो भी इनकी बेसिक नेसेसिटीज़ है और जो हेल्थ केयर है वो एक्सेसिबल हो जाएगा। इवन अगर हम लोग जेएस मिल के आइडिया को भी देखते हैं तो जेएस मिल ने भी ऐसे ही लिखना है। जेएस मिल के आइडिया को अगर देखें तो जेएस मिल ने भी सेम इसी यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के बारे में बात किया था, जहां पर यह कहा गया था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलने चाहिए। बेनिफिट मतलब कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए, और इसके लिए अगर कोई चीज़ हमें आउट ऑफ द वे जा कर के करनी पड़ रही है तो वो भी करना उचित होगा। ठीक है, समझ में आया? सिमिलरली इसी तरीके से हम बोल सकते हैं जॉन रॉल्स का भी आइडिया लेकर के, दैट जॉन रॉल्स ने भी सेम इसी तरीके से बातें की थी। इन्होंने कहा था कि हमें जो हमारा समाज है वो हमें इक्विटेबल एंड इक्वल समाज बनाना होगा। अगर एक जगह पर कहीं डेवलपमेंट हो रही है तो दूसरी जगह पर भी इक्वल फोकस करके वहाँ के लोगों को भी उतनी डेवलपमेंट देनी होगी, और ये एक इंटीग्रिटी का ही केस हमें देखने को मिल जाता है। मेरे ख्याल से बात समझ रहे होंगे कि कैसे हमें फिलोसफर्स का यूज़ करना है। तो फिलोसफर का जो यूज़ करना है वो हमें बड़े फ्लो में यूज़ करना है, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती वहाँ पर टांग देना है कि ये जेएस मिल का आइडिया है, ये स्टुअर्ट मिल का जो है हॉक का आइडिया है, या फिर ये जॉन रॉल्स का आइडिया, ऐसा नहीं। हमें एक फ्लो में लेकर के आना है। जैसे मान लो रिस्पॉन्सिवनेस का ही केस है, तो रिस्पॉन्सिवनेस के केस में जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले हमने डिफाइन किया कि रिस्पॉन्सिवनेस होती क्या चीज़ है, कि इमीडिएट एक्शन जस्ट आफ्टर द इंसिडेंट और द प्रेजेंस ऑफ द सिविल सर्वेंट आफ्टर द इंसिडेंट्स, ये एक रिस्पॉन्सिवनेस को शो करता है। रिसेंट में हम लोगों ने देखा प्रयागराज में एजुटेशंस हुए थे, और उन एजुटेशन में स्टूडेंट को समझाने के लिए जो हमारे सिविल सर्वेंट्स थे वो अल्टीमेटली पब्लिकली अपीयर होते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस शो करते हैं, और अल्टीमेटली वहाँ से लोगों के बीच में जो भी उनके मतलब इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को यहाँ पर लिया गया था। इनफैक्ट अगर आप यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी देखते हैं तो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी अभी रिसेंट में जब लोगों का हो हल्ला हुआ था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, तो यहाँ पर भी जो सचिव थे वो बेसिकली निकल करके आते हैं, लोगों से बात करते हैं कि बताओ क्या दिक्कत है, और फिर उस पर इमीडिएट एक्शन भी लिया जाता है। सो ये एक रिस्पॉन्सिवनेस शो करता है सिविल सर्वेंट वैल्यूज़ को लेकर के। यूपी पीसीएस वाला एग्जांपल चाहे तो आप डाल सकते हैं, यूपी पीसीएस का ही पेपर है और अगर उनकी बड़ाई कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा सा हो जाएगा। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोगों को ये चीज़, अब इसको लिखें क्या, हम लोग ये दिखाएंगे कि देखो ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमारे उद्देश्य जो होता है, हमारा जो इस सर्विस का जो गोल है वो गोल है कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, और ये सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं मोरल बिहेवियर को लेकर के। सो मोरालिटी अपने आप में कंप्लीशन प्रोवाइड करती है सर्विस डिलीवरी को लेकर के। इनफैक्ट सोक्रेटिस का भी सेम हमें यही आइडिया देखने को मिलता है। सोक्रेटिस ने भी सेम इसी तरीके से एक मॉरल कंप्लीशन के बारे में बात किया था कि एक कंप्लीशन जो है वो एथिकल के साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ के साथ ही कंप्लीट हो सकता है। तो देखो मैंने यहाँ पर सोक्रेटिस का इस्तेमाल किया। सो यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया है सोक्रेटिस का इस्तेमाल, सोक्रेटिस। यहाँ पर हम लोगों ने इंटीग्रिटी में यूज़ किया हुआ है जेएस मिल का आइडिया, फिर इसके बाद से पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी में भी हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी यानी कि पहले तो डिफाइन कर देना अशोक खेम का एक एग्जाम्पल या दुर्गा शक्ति नागपाल का एग्जाम्पल, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल फिलोसफर का नाम जो मेंशन करेंगे आप मेंशन कर सकते हैं अरिस्टोटल का मेंशन। इन्होंने यहाँ पर बात किया था मॉरल वर्च्यूज़ को लेकर के कि हमें किसी भी तरीके के मतलब गिव एंड टेक में ना फंस गए, हमें अपना मॉरल वैल्यू को एस्टैब्लिश करना चाहिए, मॉरल वैल्यू को लेकर के आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या चीज़ तरीके से।
सो इस तरीके से हम लोग सभी के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कोर्टसी। और ज़रूरी नहीं है कि सब पार्ट में हम लोग किसी न किसी फिलोसफर का इस्तेमाल करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम्पल जरूर ऐड करना है। एग्जाम्पल से हमारा आंसर और ज़्यादा वाइब्रेंट और ज़्यादा अच्छा बन जाता है। सो ये हम लोगों ने बेसिकली पूरा डिस्कस किया। आखिर में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोरल इनसाइट। मोरल इनसाइट का मतलब क्या चीज़ होता है, मोरल वैल्यूज़ क्या चीज़ें होती हैं और कैसे इन मोरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करके हम अपने अंदर में मोरल इनसाइट लेकर के आ सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, हाउ डज इट हेल्प इन मोरल सिचुएशन ऑफ सिविल सर्वेंट। आखिर ये मोरल सिचुएशन के बाद में सिविल सर्वेंट को हेल्प किस तरीके से करता है, इसके बारे में जरा एक बार डिस्कस करते हैं। तो एक सेकंड रुकिए। अब यहां पर अगर हम लोग ये बात किया जाए मॉरल सिचुएशन ऑफ सिविल सर्वेंट, तो मॉरल सिचुएशन ऑफ सिविल सर्वेंट के बारे में अगर देखें, दिस इज मॉरल सिचुएशन ऑफ सिविल सर्वेंट। अब देखिए कैसे ये हमारी जो मोरल इंसाइट्स हैं किस तरीके से ये हमारे मोरल सिचुएशन को या फिर मोरल सिचुएशन को किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। तो यहाँ पर 3-4 तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका जो हमें देखने को मिल रहा है वो है हमारा एथिकल डिलेमा। अगर किसी भी एथिकल डिलेमा में यहाँ पर सिविल सर्वेंट फंसता है तो अपने मोरल वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके फिर अल्टीमेटली उस पर जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग करने में ये हेल्प कर रहा होता है, डिसीजन मेकिंग में। तीसरी चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है राइट और रॉन्ग को डिसाइड करने में, राइट है या रॉन्ग है, सही और गलत का मतलब चयन करने में। और लास्ट में हम लोगों को ऑब्जेक्टिव बिहेवियर रखने में ये हेल्प करता है। इनफैक्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो हमारे मोरल वैल्यूज़ होते हैं, मोरल इनकलकेशन होती है, ये हमें हेल्प करती हैं कि मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन है उसके प्रति हमें एक सेंसिटिविटी लेकर के आती है। तो सेंसिटिविटी हमें अगेंस्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्शन भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाता है। अगेंस्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्शन हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हमें इस मोरल इनकलकेशन के बेसिस पर इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी भी देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली जो एक ऑफिस कल्चर होना चाहिए या फिर कह सकते हैं एक जो एक सर्विस कल्चर होना चाहिए, सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए, वो सर्विस डिलीवरी देने में ये हेल्प करती है, सर्विस डिलीवरी देने में हेल्प करती है। तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन होती है, इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन में ये हेल्प कर रही होती है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन में हेल्प कर रही होती है। और चौथी चीज़ कहीं ना कहीं जो भी इन्फ्लुएंस पेडलिंग होती है, ये इन्फ्लुएंस पेडलिंग के अगेंस्ट भी आपको हेल्प कर रही होती है कि कैसे हम चीज़ों को मतलब सॉर्ट आउट करें, कैसे चीज़ों को हम देख सकते हैं। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें इन मोरल सिचुएशन मतलब ये मोरल सिचुएशन कई सारे ऐसे फैक्टर को जन्म देता है जिससे हम लोग जितने भी ये हमारे डिलेमास आते हैं या डिसीजन मेकिंग होते हैं उसमें हमें ये हेल्प कर रहे होते हैं। क्या क्या वो पॉइंट्स होते हैं, एक एक करके अगर मैं पॉइंट को डिस्कस करूं तो ये हमें हेल्प करते हैं टू डील विथ द सिचुएशन। तो हमें ये डील विथ द सिचुएशन, किस सिचुएशन में कैसे डील करना है, ये हमें हेल्प कर रहे होते हैं सिचुएशन। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि इट इज़ एक्चुअली कंसर्निंग, जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं वो एक कंसर्न जाहिर करते हैं किसके प्रति, सोशल जस्टिस, कंसर्न जाहिर करते हैं, कंसर्न विद सोशल जस्टिस। इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने के लिए, सो दिस इज पब्लिक इंटरेस्ट हो गया। और साथ ही साथ में स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को साथ में लेकर के चलने के लिए, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरी चीज यहां पर ये एक डायनामिक सिचुएशन शो करते हैं, सो दिस इज डायनामिज्म, डायनामिक सिचुएशन हमें शो कर रहे होते हैं। डायनामिक सिचुएशन, किस सिचुएशन को कैसे डील करना है, ऑफ डायनामिक सिचुएशन ऑफ सिचुएशन, ठीक है, या डायनामिक नेचर बोल सकते हैं, सिचुएशन ही बार बार क्यों लिखें। सो डायनामिक नेचर ऑफ सिचुएशन हमें देखने को मिल जाती है। चौथा पॉइंट, इससे हमें एडवांसमेंट इन सोसाइटी देखने को मिलती है, सो दिस इज एडवांसमेंट इन सोसाइटी देखने को मिल जाती है। यहां पर हमें वैल्यू चेंज देखने को मिल जाता है, चेंजेस इन वैल्यू देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ में एक प्रेफरेंस भी हमें देखने को मिल जाती है, सो दिस इज प्रेफरेंस भी हमें देखने को मिल जाती है। कोई भी अगर नई सिचुएशन आती है तो उसमें कैसे हमें डील करना है, कैसे इमोशनल एंगल लेकर के आनी है, कैसे डिसीजन मेकिंग करना है, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमें ये एथिकल मतलब ये जो मोरल सिचुएशंस होती है वो हेल्प करती है। तो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया कि हाउ डज इट हेल्प इन मोरल सिचुएशन ऑफ द सिविल सर्वेंट। आई थिंक ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एंड ऑब्वियसली इसमें भी सेम वही चीज़ें लिखनी होती है व्हेनेवर यू आर राइटिंग
कोटेशन या कुछ भी आप लिख रहे हैं, कोई भी आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, तो इसके आगे फिर कोई ना कोई एग्जाम्पल लिख करके आप फिर आगे चीज़ों को मतलब जस्टिफाई कर सकते हैं। सो हमेशा एग्जाम्पल्स के थ्रू अपनी चीज़ों को जस्टिफाई करने की कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं है कि फिलोसफर का नाम हमें जिस फिलोसफर का मेंशन करना ही करना है, हम लोग यहाँ पर चीज़ों को जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखो, ये तो हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया कि कैसे लिखना है, क्या करना है। अब हम लोग जरा आंसर ही देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पर लिखा गया है। जैसे सबसे पहले एक डिफाइन कर दिया गया है, डेफिनेशन दे दी गई है। डिफाइन ये किया गया है कि जो मॉरल इंसाइट्स होते हैं वो एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग होती है मॉरल वैल्यूज़ की। It is guiding individual in ethically challenging situation. It is an ability to perceive, differentiate and act upon ethical principles. अब मैं तुरंत स्विच कर गया हूं सिविल सर्वेंट के ऊपर में, क्योंकि मेन सिविल सर्वेंट का ही आइडिया है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर आप एक फ्लो चार्ट ऐड करेंगे, और उस फ्लो चार्ट में ये वाला जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है सिविल वैल्यूज़ को लेकर के, ये पूरी सिविल सर्विस वैल्यूज़ को आप यहाँ पर लिख देंगे फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में। अब इसके बाद से दिखाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे जो मोरल सिचुएशंस ऑफ सिविल सर्वेंट इनके बारे में आप दिखा देंगे। ये दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर ये हमें हेल्प करता है टू गेट द वैल्यूज़ एंड टू गेट द ड्यूटी एंड एथिकल डिलेमाज। क्या क्या चीज़ें? अपहोल्डिंग इंटीग्रिटी। जैसे कोई ब्यूरोक्रेट है, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर बिजनेस को लेकर के वो प्रेशराइज किया जा रहा है, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस ही जस्ट किया हुआ था कि प्रेशराइज किया जाता है, अशोक खेमका के केस में हो गया, दुर्गा शक्ति नागपाल के केस में हो गया। तो यहाँ पर हमें एक इंटीग्रिटी का बिहेवियर देखने को मिल जाता है। प्लस साथ ही साथ में हमें यहाँ पर जैसे एक आर्मस्ट्रांग पेम का भी आइडिया देखने को मिल जाता है कि इन्होंने अपनी रोड कंस्ट्रक्ट की थी। दूसरा है बेनिफिटिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। तो ये जो हम लोगों ने अभी जस्ट बात किया हुआ है आर्मस्ट्रांग पेम का, उनका एग्जांपल यहाँ लिख सकते हैं कि इन्होंने मार्जिनलाइज सेक्शन के लेकर के यहाँ पर काम किया था। तो रिसोर्स की एलोकेशन करना, उसमें मोरल इंसाइटफुल एक्शंस हमें देखने को मिलनी चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जैसे पब्लिक ऑफिसर्स है, ठीक है, ही माइट इनकाउंटर अ सिचुएशन वेयर इन्फ्लुएंशियल पर्सन वायलेट द लॉ, और फिर उसके बाद से यहाँ पर आपको किस तरीके से काम करना है ये लिखाना है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप सबसे अच्छा केस होगा पुणे पोर्शे केस। जो पुणे पोर्शे केस है, यहाँ पर जो पुलिस ने अपना इमीडिएट एक्शन दिखाया, रिस्पॉन्सिवनेस दिखाया, प्लस अपना जो एक अनबाइज्ड व्यू दिखाया है, कहीं ना कहीं वहाँ पर बिजनेस की इन्वॉल्वमेंट थी, बिजनेसमैन की इन्वॉल्वमेंट थी, प्लस साथ में एमएलए की इन्वॉल्वमेंट थी, प्लस साथ में हॉस्पिटल की भी इन्वॉल्वमेंट थी। तो सब चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट के बावजूद भी पुलिस ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा अपना रिस्पांस दिखाया, काफ़ी अच्छा इन्होंने अपना मॉरल एटिकेट दिखाया, और उसके बेसिस पर पुणे पोर्शे केस के लिए जो भी पर्सन मतलब जो भी एक इंटीग्रल एंगल होना चाहिए था वो इन्होंने दिखाया था। तो ये पार्ट इस तरीके से दिखा सकते हैं। लास्ट में कंक्लूड करते हुए, रियल वर्ल्ड सिनेरियो ऑफन प्रेजेंट ग्रे एरियाज वेयर लॉज मे नॉट प्रोवाइड क्लियर गाइडेंस, हियर मोरल इनसाइट बिकम इसेंशियल, काफ़ी इसेंशियल हो जाते हैं। जैसे कोविड-19 के क्राइसिस के दौरान में भी मैनी एडमिनिस्ट्रेटर हैड टू डिसाइड ऑन रिसोर्स एलोकेशन इंश्योरिंग मैक्सिमम बेनिफिट एंड फेयरनेस, या फिर यही केस आप पुणे पोर्शे केस को लेकर के भी दिखा सकते हैं। ये डिपेंड कर जाता है आपके ऊपर में किस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं अपने आंसर को। सो गवर्नमेंट लॉन्च द मिशन कर्मयोगी। दिस एफर्ट इज मल्टी डिमेंशनल कवरिंग रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिवॉर्ड एंड सो ऑन। तो ये हम लोगों ने मिशन कर्मयोगी के बारे में बात कर लिया है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सो ये हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया है मॉरल सिचुएशंस को लेकर के। आई थिंक मॉरल्स वैल्यूज से रिलेटेड या मॉरल सिचुएशंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा देन यू कैन इजीली हैंडल दिस क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और वन बाय वन करके ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और चीज़ों को प्रैक्टिस बेस्ड रखेंगे ताकि जब चीज़ें आप समझ जाएं तो फिर आप प्रैक्टिस करें। अच्छा, इन क्वेश्चंस को लिख करके आप सेंड भी कर सकते हैं, सेंड करके आप फीडबैक ले सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आकर के आप डाउनलोड कर लीजिए, और प्रैक्टिस करने के लिए अपने आंसर को लिख करके आप सेंड भी कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे ही सेंड कर सकते हैं।